नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो सीईटी में ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, इसके लिए हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का अन्य कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें स्टेट वाला है या फिर जो अन्य कोई सा भी एग्ज़ाम है, आपके ये जो क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों के लिए जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा वर्ष 2011 की जो अंतिम जो जनगणना थी उसके अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम को प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर ये जो राज्य दिए गए हैं इनका आपने अवरोही जो क्रम है वो बताना है। और कोट वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं ये, तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन बी को माना गया है। तो 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3, 4 में जो यहाँ पर क्रम है माना गया है। सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है ये आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में उद्योग दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं कि कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर भी आपने वैसे ही इनका भी यहाँ पर मिलान करना है। और मिलान करने में हम देख लेते हैं कौन सा हमारा रहेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 3, 4, 2 और 1 यहाँ पर रहेगा। तो जैसे कागज़ है, कागज़ उद्योग ये कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन 3 टीटागढ़ में। और सीमेंट उद्योग ये है लखेरी में। लोहा और इस्पात इसका संबंध भिलाई से है। और खनिज तेल शोधन संशाला ये अम्बाला मुकुल में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका जो मिलान है ये हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलुज, रावी, ब्यास या फिर चेनाब का। तो किसका उद्गम भारत में नहीं है, जो ऑप्शन ए में आई है। तो ये जो सतलुज है इसी का नहीं माना गया है। सतलुज नदी जो इसका उद्गम जो है ये तिब्बत का जो मानसरोवर झील है इसके समीप जो स्थित राजस्थान से है। और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। इसका जो पौराणिक जो नाम है ये स्तोद्री था। और जो रावी नदी है इसका उद्गम चंबा हिमाचल प्रदेश में है। और चेनाब नदी हिमाचल के बरालचा ला दर्रे के समीप से निकलती है। और व्यास नदी हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो कौन सा देशांतर यहाँ पर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो ये है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, जो इलाहाबाद जो है इसके समीप नैनी से गुजरती है। नैनी जो स्थान है वहाँ पर, ये वाला नैनी। और यह समय जो ग्रीनविच समय है इससे 5.5 घंटा आगे रहता है। तो कितना रहेगा, 5.5 घंटा। इसलिए जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। तो 5.5 घंटे का अंतर है। उसके बाद आ जाता है शव आधार योजना है। अद्वितीय पहचान, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिक हेतु साझा गृह के लिए। तो शवाधार योजना क्या है, और शवाधार योजना का संबंध ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए माना गया है, लाभार्थ के लिए। तो शवाधार जो है भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ शुरू की गई है, जिसका जो प्रारंभ जो है ये 2001-2 में हुआ था, 2001-2 में। और इस योजना के अंतर्गत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो प्रवर्तक है, यहाँ पर ये कौन है इनमें से।
तो भारतीय स्टेट बैंक है, और LIC या GIC है, IDBI है, या फिर ये सभी हैं। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन डी अर्थात इन सभी को माना गया है। तो IDBI हो गया, LIC, भारतीय स्टेट बैंक, GIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, तो ये सारे के सारे जा जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये पंचायत से संबंधित आप भाग समझ सकते हैं कौन सा है, 9 है, 10, 11 या 12, कौन सा वाला है। तो ये किससे, पंचायत से संबंधित। और पंचायत से जो संबंधित है यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है, भाग 9 को। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है 395 और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। और जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कब, 1992 में, इनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आदान प्रदान किया गया था। और हमारे संविधान के भाग 9 में 3 स्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 243 का से 9 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर भाग जो है इसका 9 ये माना गया है। उसके बाद है संसद के जो सूचना अधिकार अधिनियम भारत को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को 15 मई 2005, 5 जून, 15 जून या फिर 12 अक्टूबर 2005 को, तो संसद का जो सूचना अधिकार अधिनियम है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है 12 अक्टूबर 2005 को। तो सामान्यतः सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी तथ्य को जानने के अधिकार से लगाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को जारी मानव अधिकारों के अंतर्गत सूचना के अधिकार का उल्लेख किया गया था। जर्मन, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, कनाडा आदि जैसे विकसित देशों में सूचना के अधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। और सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से आम नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिलाने वाले विधेयक को भारतीय संसद ने 12 मई 2005 को मंजूरी दी थी। और जबकि राष्ट्रपति जो थे उस समय ये जो APJ अब्दुल कलाम जो थे, इन्होंने सूचना के अधिकार के विधेयक को 15 जून 2005 को मंजूरी प्रदान की थी। और सूचना का जो अधिकार कानून है ये पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और विश्व में यह कानून लागू करने वाला भारत 55वें नंबर का था, जबकि विश्व में सर्वप्रथम इस कानून को स्वीडन ने 1766 में पारित किया था। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त या योजना आयोग। तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? जो यहाँ पर आया है ऑप्शन डी में, योजना आयोग। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 312 से 315 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया है। पहले जो है इसको योजना आयोग कह देते थे, अब जो है इसको नीति आयोग कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा, शिक्षा, सीमा या फिर मार्ग अर्थात टोल टैक्स। तो भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, जो ऑप्शन डी में आया है, मार्ग अर्थात टोल टैक्स। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि मार्ग पर जो ये टोल टैक्स है इसको परिवहन विभाग की जिम्मेदारी जो इसमें होती है, उनके द्वारा लगाया जाता है, जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो कौन सा एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथककरण की व्यवस्था संविधान का जो अनुच्छेद था 50 इसके अंतर्गत की गई थी, जबकि जो अनुच्छेद है 48 इसके तहत कृषि तथा पशुपालन के संगठन की व्यवस्था को उल्लेख किया गया है। उसके बाद है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28, 29, 30 या फिर 31 महीने, और ये चला था 28 महीने। उसके बाद है इनमें से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां या फिर खुसरो। तो जहांगीर के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह किया था, और यहाँ पर इसमें हम सेंसर देखें तो ऑप्शन जो है डी वाला माना गया है, जिसमें 2, 3, 4 जो है ये आ जाता है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 आप इसमें देख सकते हैं, खुर्रम है, महाबत खां और ये खुसरो है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हुई है। तो ये कौन सा आंदोलन है जिनका संबंध अरुणा असफ अली से है। असहयोग आंदोलन, स्वीकृति आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर ये कौन सा आंदोलन है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी में है तो ये भारत छोड़ो आंदोलन है। तो 9 अगस्त और 1942 को गांधी तथा चोटी के अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, और सितंबर 1942 के बाद बढ़ते ब्रिटिश दमन के कारण यह आंदोलन भूमिगत हो गया था। जयप्रकाश, रामनोर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत थे। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेलाविला या एडवर्ड टेरी। तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत, और ये है ऑप्शन ए वाले विलियम हॉकिंस, और इनका समय जो माना गया है 1608 से 11। 1608 से 11। तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश जो राजा थे जेम्स प्रथम के राजदूत थे, और विलियम फिंच ये थे 1608 में, और विलियम हॉकिंस के साथ जहांगीर के काल में आए थे, और एडवर्ड टेरी इनका समय है 1616 से 26 तक। ये इटली वासी थे, और यह भी जहांगीर के काल में आए थे। तो यहाँ पर जो राजदूत जो है ये ऑप्शन ए वाले हैं विलियम हॉकिंस। उसके बाद है इनमें से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्ली, फिलिप डॉन स्ट्रीज या जेम्स ग्लोसिंग। तो कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जो यहाँ पर जाने जाते हैं ऑप्शन ए वाले चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिता आप कह सकते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। इनका जो जन्म है यह हुआ था 26 दिसंबर 1791 लंदन इंग्लैंड में। उसके बाद है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय या आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो ये रक्षा व्यय है।
यह रक्षा व्यय विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है, रक्षा विभाग के द्वारा, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सीमाओं पर व्यय राज्यों का अनुदान, अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल हैं। तो एक शामिल नहीं है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में आया है। उसके बाद आ जाता है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम कोलेजन है, मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है या केराटिन है। तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, खून रक्त का देते हैं जिसे। हिम लाल रंग का होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, और यह O2 के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हमारे रुधिर में मतलब जो खून है रुधिर, इसमें ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट आ जाता है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के तो न्यूनतम आयु सीमा है, ये कितनी है? तो यहाँ पर है लोकसभा 23, 25, 20 या 18 वर्ष, और यहाँ पर जो इसमें आयु है ऑप्शन बी वाली, तो ये 25 वर्ष है। उसके बाद है निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर ब्रोमीन। तो इनमें से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो ऑप्शन ए में है ये फ्लोरीन है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? तो संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? दो चुंबकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल, एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या फिर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्व बल। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन बी में आया है, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल। तो यहाँ पर इसकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। तो मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि पेशीय बल तब लगाया जाता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, और वह बल जिसमें दो वस्तुओं के मध्य संपर्क की आवश्यकता नहीं होती असंपर्क बल कहलाता है, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्व बल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित बलों में से असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या रस्सी को खींचते समय मनुष्य के द्वारा लगाया गया बल। तो असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है 1 और 4, रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल और दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। तो इसकी भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो क्योंकि घर्षण बल रस्सी को खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला संपर्क बल है, जिसमें किन्हीं दो सतहों या पृष्ठों के मध्य संपर्क होता है। तो यहाँ पर कथन 2-3 असंपर्क बल के उदाहरण बताए गए हैं, क्योंकि जब दो वस्तुओं का कोई संपर्क नहीं होता तब उनके मध्य बल कार्यरत होगा, तो उसे हम असंपर्क बल कहेंगे, जैसे चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इन पर आपने विचार करना है। पहला जो क्वेश्चन है, बल केवल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रा स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। घर्षण बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। तो यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन है, और कौन से वाला इनमें सही है? और यहाँ पर इनमें जो सही माना गया है ऑप्शन बी को। तो 2 और 4 को यहाँ पर सही इसमें माना गया है। इनकी भी डिटेल देख लेते हैं। जब कागज की शीट से स्ट्रा को रगड़ा जाता है तो वह स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है।
क्योंकि स्ट्रा तथा कागज के मध्य आवेश का स्थानांतरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। तो कथन जो है यहाँ पर 1 और 3 को गलत माना गया है। बल के कारण गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है तथा स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। और गुरुत्व बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। उसके बाद है यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं, इन पर आपने विचार करना है। तो कथन रहेगा घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी कथन वाला क्वेश्चन है, कौन सा सही है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। 1 और 2 को मतलब दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। तो इनकी भी जो डिटेल है वो हम चेक कर लेते हैं। तो घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो कि वस्तु की गति का अवरोध करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने हेतु असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। असंतुलित बल के द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान की जा सकती है तथा किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। उसके बाद आ जाता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो हमारा यहाँ पर कथन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। और जो दूसरा है, किसी भी वस्तु का जड़त्व केवल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसमें जो यहाँ पर कथन सही दिया गया है ऑप्शन ए वाला। तो केवल एक ही यहाँ पर सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो इसकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रम अनुपाती होता है। इसलिए जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो कथन 2 यहाँ पर असत्य है, क्योंकि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, तो ये इनमें से किसका उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिरते हैं। और एक ऐसे ही ब्रेक वाला क्वेश्चन आता है, जब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तब आगे की ओर गिरते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, इसका उदाहरण विराम का जड़त्व होना, दिशा का जड़त्व, गति का, या इनमें से कोई सा भी नहीं। जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, विराम का जड़त्व नियम। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर विराम के जड़त्व के कारण गिरते हैं, क्योंकि यात्रियों का नीचे वाला भाग जो बस के संपर्क में है आगे की ओर गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। तो यही या फिर सेम स्थिति दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आती है। उसके बाद है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना। तो यहाँ पर सूची 1 में है जड़त्व के प्रकार और दूसरे में उसके उदाहरण हैं। और इसमें देख लेते हैं कौन से वाला सही इसका जो बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर रहेगा। 2, 1 और 3। तो दिशा का जो जड़त्व है ये उदाहरण है ऑप्शन 2 वाला। बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव, जैसे बस चलती है तब पीछे की ओर जाते हैं। तो बस के मुड़ने पर यात्रियों का बाहर की ओर झुकाव। विराम का जड़त्व जो ऑप्शन ए में है। कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना। और गति का जड़त्व जो ऑप्शन 3 में है। तेज दौड़ते घोड़े की अचानक रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिरना। तो इस प्रकार से 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिशा का जड़त्व, विराम और गति का जड़त्व। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि बस के मुड़ने पर यात्री दिशा के जड़त्व के कारण बाहर की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जब तेज गति से चलती बस वक्राकार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण पहली दिशा में ही गति करते रहते हैं, जिस कारण यात्री मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर
झुक जाते हैं। और कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना विराम के जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि जब कंबल को तेजी से झाड़ते हैं तो विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं और कंबल से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार का आगे की ओर गिरना। तो गति के जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो घोड़ा तथा घुड़सवार एक चाल से गति करते हैं। घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता है, जिससे घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। उसके बाद आ जाता है न्यूटन का जो प्रथम नियम है। इससे संबंधित निम्नलिखित जो कथन है इन पर आप विचार कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो कथन है यहाँ पर, और इसमें जो कौन सा सही है, जो ऑप्शन सी में है, मतलब दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो इनकी भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दोनों को सही माना गया है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, और यह नियम जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं, इन पर आपने विचार करना है। तो कथन है कि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। उसके बाद दूसरा कथन है संवेग द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं। तीसरा रहेगा संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। तो यहाँ पर जो इसमें सही माना गया है ऑप्शन बी को माना गया है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ये क्या सही माने गए हैं कि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और संवेग की दिशा वेग की दिशा में होती है। तो इनकी भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 को माना गया है, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है, अर्थात उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वह होती है जो वेग की दिशा होती है। तो इसलिए कथन 2 गलत है, क्योंकि संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर m P, m द्रव्यमान से, v वेग से। उसके बाद है बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल किसका गुणनफल है? तो ये है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर तर्क शक्ति रीजनिंग जो है उससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाते हैं। और जिसमें पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो 4 युग्म हैं, जोड़े जो हैं, इनमें से 3 युग्म एक समान है और एक असमान है। तो असमान जो संख्या युग्म जोड़ा जो है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर इसमें बताना है कौन से वाला अलग है, और यहाँ पर इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी में आया है 13, 1, 7, 9। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ये है, यहाँ पर 14 का अगर हम वर्ग करें तो 14 14 कितने होते हैं? 196। 196 में अगर हम यहाँ पर 5 जोड़ें, इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5 जोड़ने पर 6 5 11 201। ऐसे ही हम इसका कर लेते हैं। 8 में भी अगर हम करें 68 कितना होता है? 64 होता है। 64 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 6 9 हो जाएगा। ऐसे ही 12 का अगर हम देखें तो 12 12 कितने होंगे? 144 होंगे। और 144 में जब हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 149। और 13 13 169 होते हैं। 169 में अगर हम 5 जोड़ें तो 9 और 5 14, 6 7। तो यहाँ पर जो है संख्या गलत हो जाती है, जबकि 179 दिया गया है, ये वाला होना चाहिए था। तो यही संख्या अलग
हो जाती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जमा का मतलब माइनस, माइनस का स्टार, स्टार का ये वाला है स्लैश, स्लैश का जमा, फिर निम्न का मान इनमें से क्या होगा, फिर ये जो आपने बताना है। तो इसके जगह पर आपने इनको रख लेना है प्रश्न के आधार पर। तो जब हम इसे जो हल करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस में 25, ये स्टार इसकी जगह पर कौन सा आएगा, इसमें इसकी जगह पर ये आएगा स्टार, तो ये आपने लिख लेने हैं। तो ये स्टार आएगा यहाँ पर, और उसके बाद 2 प्लस 10 स्लैश 5 माइनस में 2। तो वैसे ही भाग गुणा जमा माइनस वाला जो फार्मूला आपने यहाँ पर लगाना है। और तो ये जो क्या होगा, 25 दूनी हो जाएगा 50, और कितना है यहाँ पर ये जमा 5 दूनी 10, भाग का निशान है, 5 दूनी 10, 2 और कितना है माइनस में 2। तो 50 और 2 कितने हो जाएंगे 52, और इसमें से 2 कम किए तो कितने हो जाएंगे 50। तो इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है जो ऑप्शन बी में है। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है वो आप इसमें लगेगा। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक युग्म अलग है, मतलब संबंधित है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लेके गए युग्म आपस में संबंधित है। जैसे पाँव है, पाँव में मोजे डाले जाते हैं, पेट पैंट, पैर बनियान, सिर पगड़ी, उंगली नाखून। जैसे पाँव जो है, पाँव में मोजे धारण किए जाते हैं, और ऐसे ही सिर पर पगड़ी को धारण किया जाता है। उसके बाद है जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार सरपट दौड़ने का संबंध किससे है। जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे ही सरपट कौन दौड़ते हैं, तो सरपट कौन दौड़ेगा, इनमें से घोड़ा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ आकृति श्रृंखला चली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये लाइन है और इस पर जो है यहाँ पर एक सर्कल है और ये तीर हैं, 2 स्टार हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें देखें तो ये जो सर्कल है इस कोने पर राइट साइड में आ गया है, और ये जो रेखा थी ये बिल्कुल जो इसकी उल्टी हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही क्रम अगर इसका चलाएं तो इसमें कौन सा बनेगा, और यहाँ पर इसमें बनेगा फिर ऑप्शन ए वाला। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें बनेगा, क्योंकि ये जो श्रृंखला है इसमें पहली, तीसरी और 5वीं आकृति समान होगी, दूसरी और चौथी आकृति समान होगी, इसलिए आकृति ए श्रृंखला के पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है, ये और ये जब सेम है तो ये वाली यहाँ पर होनी चाहिए, तो यही क्रम इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला में पर्सन जो चिन्ह है इसके स्थान पर आने वाली जो संख्या है ये आपने बतानी है। तो यहाँ पर देखें तो 5, 9 और यहाँ पर क्या आएगा 29 है, 45 है। अब कुछ दोगुना वगैरह जो है यहाँ पर इसका चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 और 4 9 होते हैं। उसके बाद 29 और 45 को देख लेते हैं, 29 और 16 45 होते हैं। अब इसके और इसके बीच का हमने देखना है। तो यहाँ पर देखें तो 4 और 4 के बाद
8। अगर हम देखें, क्योंकि 5 यहाँ पर 4 है, 5 और 4 9, और इसका दुगुना करें तो 9 और 8 17। तो 4 8, और उसके बाद अगर इसमें 12 जोड़ें, 12 जोड़ने पर 29 हो जाता है। तो 4 8 12 16, इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है, और जो ऑप्शन सी में आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ये जो आंसर की जो आई है, ये वाली ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनको रखकर भी आप देख सकते हैं कि कौन से वाला क्रम इसका बनेगा। क्योंकि कई बार क्या है, आंसर जो दिए गए होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन हल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जैसे सन है, इसको हम NUS के रूप में लिखते हैं, तो टॉप को पोट, ऐसे ही FUR को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको यहाँ पर साइड में आप लिखकर भी हल कर सकते हैं। SUN को NUS दिया गया है, SUN को NUS बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर बना है। ऐसे ही टॉप है, यहाँ पर TOP, इसका क्या बनेगा POT। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही बना है। और अब हम यहाँ पर भी अगर इसको देखें तो FUR, तो इसका ये यहाँ पर ये ऐसे ही, और यहाँ पर F। तो यहाँ पर है कोड के अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो इसमें इस पैटर्न के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा, क्योंकि यही हमारा अंतिम है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इनका क्रम आपने बनाना है। तो यहाँ पर क्रम देखें तो इसमें कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इस प्रक्रिया को देखें तो नीमन दाब पहले बनेगा, उसके बाद बादल आएंगे, बादल आने पर वर्षा होगी, वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनने के बाद अगर कहीं पर एक साथ में ही बादल फट जाए तो वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, और उसके बाद फिर वो विध्वंस हो जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे ये विध्वंस है, क्योंकि अगर कहीं पर बादल फट जाए तो वहाँ पर विनाश हो जाता है। तो विनाश सबसे लास्ट में होगा। अब 6 नंबर आप ये जो विध्वंस है, ये 3 नंबर वाला आप देख सकते हैं इनमें कहाँ पर है। तो ये वाला जो है क्रम यहाँ पर इसका चलेगा, और जो ऑप्शन सी में चला है। उसके बाद है नीचे दिए गए कथन, उसके आगे 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है, चाहे वह सर्वथा ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन के अनुसार यहाँ पर इसमें सही है। यहाँ पर देखें तो सभी तालाब, ये क्या हो गए तालाब, सभी तालाब क्या हैं हौज हैं, ये सभी तालाब हौज हैं। कुछ कुएं तालाब हैं, कुछ कुएं, तो कुछ का मतलब तालाब के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये तालाब है तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके साथ कुछ हिस्सा कुओं का है, ये हो गए कुएं। तो ये कुछ हिस्सा तालाब के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, कुछ कुएं तालाब नहीं है, क्या कुछ कुएं तालाब नहीं है, क्योंकि ये कुछ हिस्सा है। तो ये हमारा क्या है गलत हो जाता है, क्योंकि तालाब के साथ तो इसका संबंध है, कुछ में है। कुछ कुएं हौज हैं, कुछ कुएं हौज हैं। तो यहाँ पर इसके साथ, जब इसके साथ संबंध है तो इसके साथ भी इसका संबंध है। सभी तालाब कुएं हैं, सभी तालाब कुएं हैं, क्योंकि सभी नहीं है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा ही हिस्सा है। तो कुछ में ये आएगा, अगर सभी होता तो इस प्रकार का होता जैसे इसके ऊपर है ये वाला। तो ये कुछ हिस्सा है, इसी कारण से ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पर केवल 2 वाला। तो 2 वाला जो है यहाँ पर किस में आया है,
और जो ऑप्शन केवल ए में है। तो यहाँ पर एक ये दो वाला जो है सिर्फ यही इसका बनेगा। उसके बाद है एक ही पासे की यदि एक ही पासे को हम यहाँ पर घुमाएं तो स्थितियों दो मतलब घुमाई गई स्थितियों को दिखाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 1 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर हम इनको घुमाएं 6 1 4, क्योंकि दोनों में 6 6 दिया गया है, 6 3 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संख्या 1 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी आएगी, तो ऊपर कौन सी वाली आएगी। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है, जो यहाँ पर बीच में दी गई है। उसके बाद है यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो जैसे घड़ी है यहाँ पर ऊपर 12 6 3 और 9, तो अगर 7:30 है तो 7 यहाँ पर बजेंगे और 30 यहाँ पर होंगे, तो 7 30 ऐसे होंगे, ये छोटी सुई और ये बड़ी सुई। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो ये कोण जो है कितने डिग्री का बनेगा। तो इसमें भी एक सूत्र जो आता है, तो 60 गुणा में घंटा माइनस 11 गुणा में मिनट बटे में 2। तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं, जब हम इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं 60 गुणा में 7 माइनस में 11 गुणा में 30 और बटे में 2। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 420 330 बटे 2, तो कितना आएगा 90 बटे 2, तो कितने को हो जाएगा 45 डिग्री का, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद है यदि श्याम 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था। उसके बाद जो क्वेश्चन है, यदि राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को होता तो श्याम का जन्म किस दिन होगा। तो यहाँ पर इसमें जो दिन जो बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पर इसमें दोनों में देखें तो 7 से भाग करने पर विषम दिन किसी में भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर जैसे कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो ऐसे ही जो श्याम है इनका भी जो यहाँ पर जन्म है ये बुधवार को ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है 6 व्यक्ति हैं, ये LMNPQR, ये 6 हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। N जो है Q और P से लंबा है। तो इसमें क्या है, N जो है N Q और P से क्या है लंबा है, परंतु M से छोटा है। किसकी बात हो रही है, N की। ये जो N है Q और P से तो है लंबा, लेकिन M से जो है ये छोटा है। कहने का मतलब है इससे बड़ा तो M है। P सिर्फ Q से लंबा है। P जो है P सिर्फ जो Q है से ही लंबा है। P जो है सिर्फ Q से ही लंबा है। P सिर्फ Q से लंबा है, जबकि R सिर्फ L से छोटा है।
आर किससे है, आर जो है सिर्फ एल से ही छोटा है, आर जो है सिर्फ एल से है। तो सिर्फ क्या है, ये आर सिर्फ एल से ही छोटा है, बाकी और सबसे बड़ा है। तो इनका जब हम यहाँ पर क्रम देखें तो कौन सा बनेगा, सबसे पहले एल, आर, और उसके बाद आ जाता है एम, एम के बाद आएगा एन, के बाद पी, और इसके बाद क्यू। तो यहाँ पर इसको भी आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एन क्यू और पी से लंबा है, एन क्यू और पी से लंबा है, परंतु एम से छोटा है, एम से छोटा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी जो है सिर्फ क्यू से ही लंबा है, जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है, एल जो है सिर्फ आर से छोटा है, जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है इससे। तो सिर्फ क्या है, इसी से छोटा है, बाकी इन सभी से क्या है, ये बड़ा है। इसी से छोटा है और बाकी और सारों से बड़ा है, एल से छोटा है और इन सभी से बड़ा है। तो इनमें से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को दिखाएगा। तो यहाँ पर अब आप इसमें देख सकते हैं सबसे लंबा तो यहाँ पर एल है, और जो सबसे छोटा है ये कौन सा है, क्यू है, जो यहाँ पर डी में बना है। उसके बाद है मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाई मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलती है, फिर एक बार दाई मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलाकर रुक जाती है। अपनी शुरुआत जगह से कितनी दूरी पर है। तो पहले जो आपने इसका दिशा वाला जो डायग्राम है वो बना लेना है। तो हमारे मुख की तरफ उत्तर, पीठ की साइड में दक्षिण, राइट हैंड पूर्व और लेफ्ट हैंड पश्चिम। तो यहाँ से फिर इसी के अनुसार ही आपने इसको हल करना है। तो मेघना क्या दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है। जैसे ये हमारा यहाँ पर सेंटर है, मतलब यहाँ पर है हम, तो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं। दक्षिण कौन सी है, ये वाली साइड है, तो इस साइड में चलेगी। यहाँ पर कितना चलेगी, 10 किलोमीटर। यहाँ पर चली 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। अब जब इस साइड में हो गए तो हमारा जो दायां कौन सा होगा, राइट हैंड, तो वह दाएं इस साइड में मुड़ेगी यहाँ पर, और 6 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पर मुड़ेगी, कितना चलेगी, 6 किलोमीटर, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड ये होगा। और फिर वह एक बार दाएं मुड़ती है, अब फिर दोबारा से राइट हैंड, और कितना चलेगी, 10 किलोमीटर, जितना यहाँ पर चली थी, क्योंकि इसी साइड में हमारा यहाँ पर राइट हैंड होगा, तो यही हमारा दाएं होगा। यहाँ पर भी 10 किलोमीटर। वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है, यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर है बिल्कुल सामने, तो बिल्कुल सामने है। तो अब कितनी दूरी पर है, क्योंकि जब यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर भी 6 किलोमीटर ही बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। क्योंकि जब ये 6 हैं तो ये भी 6 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। और यहाँ पर तो चलो इसके बारे में है, अगर यहाँ पर दिशा पूछ लिया जाता तब कौन सी दिशा होती, तो ये हमारी उत्तर थी, इस साइड में चली थी दक्षिण में। तो यहाँ पर अब जाइए कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो मान बताना है, जैसे ये बना है इनका, तो इसी तरीके से इसका बताना है क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में चल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 गुणा 3 कितना है, 9 है, और 5 6 का 30 है, 5 गुणा में 6 30, तो इनको मिलाकर 39 हो रहा है। ऐसे ही जब हम इसका देखेंगे तो 4 गुणा में 4 कितना होगा, 16 होगा, और 5 7 कितना होगा, 35 होगा। ऐसे ही जब हम 4 और 3 का लगाएंगे, 4 गुणा 3 कितना होगा, 12 होगा, और 5 गुणा 5 का कितना होगा, 25 होगा। तो 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो कितना बनेगा यहाँ पर 37 जो है इसका बनेगा। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसमें बना है,
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है जो क्या है सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं जिसे आप अपना हाथ लगा सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो इनमें देख सकते हैं आप किसको छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। एक्सेल है, प्रिंटर ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सीपीयू है। तो यहाँ पर सिर्फ आप एक ही का हाथ लगा सकते हैं जो ऑप्शन 4 में है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है सीपीयू। तो आप सिर्फ उसी का हाथ लगा सकते हैं, बाकी और सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर यहाँ पर प्रिंटर होता तब बात अलग थी। इसके साथ यहाँ पर ड्राइवर लगा दिया जो कि एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है CD/RW पर आप। CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। RW का मतलब है रीड एंड राइट। इस पर आप सूचना को रीड और राइट कर सकते हैं। सूचना केवल रीड कर सकते हैं, केवल राइट कर सकते हैं। सूचना को रीड, राइट व री राइट भी कर सकते हैं। तो RW जो है ये आपने यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो ऑप्शन 4 जो हमारा यहाँ पर रहेगा, तो इसमें हम सूचना को रीड, राइट और दोबारा से राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि वह बूट हो सके। कंपाइलर, लोडर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है अगर कंप्यूटर को हमने बूट कराना है। तो इसके लिए जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन 3 में आया है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, विंडो, जैसे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में विंडो होती है, तो विंडो चाहे 8 है, 10 है, 11 है, तो कोई सी भी है। तो अगर आप बूट कराओगे तब उसमें क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होना ज़रूरी है, तभी बूट होता है। उसके बाद है, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ पर एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। लॉजिकल, फाइनेंशियल, डाटा सीरीज या फिर टेक्स्ट। तो एक फंक्शन कैटेगरी यहाँ पर नहीं है जो ऑप्शन 2 में आई है, डाटा सीरीज। अब एग्जाम जो है इसमें फंक्शन की भी पूछ जाते हैं कि फंक्शन की कितनी होती है। तो फंक्शन की, जैसे आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है, इसमें जो आपने ऊपर की तरफ लिखा हुआ देखा होगा F1, F2, F3, तो इस प्रकार से जो संख्या है ये F12 तक होती है। इनको फंक्शन की कहा जाता है, जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। उसके बाद है, एक्सेल में यह एक प्री कोडेड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। वैल्यू, डाटा सीरीज, फील्ड या फिर फंक्शन। तो एक्सेल में एक प्री रिकॉर्डेड फार्मूला जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। और यहाँ पर जो इनमें आया है जो ऑप्शन 3 में है, तो ये फंक्शन होता है। उसके बाद है, कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है। प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, प्राइमरी, हार्ड डिस्क, सेकेंडरी या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन 2 में, तो ये सेकेंडरी है। उसके बाद है, यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होगा। फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। फ्लॉपी की फाइलें डिलीट नहीं की जा सकती, फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी की जा सकती हैं। फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर से रिस्टोर नहीं की जा सकती। यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन 4 में आया है, फाइलें डिलीट हो जाएंगी और फिर से वो रिस्टोर नहीं होंगी, क्योंकि कुछ फाइलें जो होती हैं जिन्हें हम अगर डिलीट भी करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चल जाती हैं और दोबारा से हम उन्हें क्या है रीस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से वहीं पर आ जाती हैं। लेकिन कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आपने डिलीट कर दी परमानेंटली तो वो दोबारा नहीं आएगी। उसके बाद है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस पर उपलब्ध होता है। फाइल मेनू पर, एडिट, व्यू या फिर फॉर्मेट मेनू पर। तो वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस पर उपलब्ध होता है। तो रिप्लेस ऑप्शन जो होगा ये जो ऑप्शन 3 में है ये होता है एडिट मेनू पर। उसके बाद है, वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं। वर्ड में पेज मार्जिन
स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करके, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को डिलीट करके, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, रूलर पर राइट माउस बटन क्लिक करके। तो वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं, और इनमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके। रोलर जो होता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करेंगे तो ऊपर की लाइन में जहाँ यहाँ पर लाइन बनी होती है, ऐसे ही यहाँ पर साइड जो है इसमें भी लाइन बनी होती है, और उस पर जो एक निशान होता है जिसे आप ऊपर नीचे से कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर होता है, उसको रोलर कह देते हैं। उसके बाद है कंट्रोल और शिफ्ट, ये किस प्रकार की कुंजी हैं? एडजस्टमेंट है, फंक्शन है, मॉडिफायर है या अल्फ़ा न्यूमेरिक है? तो कंट्रोल और शिफ्ट जो यहाँ पर की जो होती है, और इनको जो माना गया है तो ये मॉडिफायर होती हैं, जो ऑप्शन 3 में आई हैं। शॉर्टकट के लिए जो आप इनका प्रयोग भी करते हैं। उसके बाद है वर्ड में किसी शब्द पर डैश क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, 1 बार, 2, 3 या 4 बार। वर्ड में किसी शब्द पर अगर क्लिक किया जाए तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, तो 1 बार वह सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कट कमांड का प्रयोग किया जाता है, अंडू का प्रयोग किया जाता है, डिलीट या रेडो का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, और यहाँ पर जो है इसमें शॉर्टकट की आया है, वैसे भी आप इसको कर सकते हैं बिना शॉर्टकट के मदद से भी। तो इसमें तो जो ऑप्शन 2 को माना गया है, अंडू जो होता है इसकी सहायता से आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जैसे पेज है ऊपर की साइड में जो आपको कुछ इस तरीके का निशान भी दिखाई देगा वर्ड में, एक जो आगे जाने का होता है और एक ये पीछे जाने का होता है, मतलब एक रिवर्स का होता है। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट जो होता है इनकी मदद से भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन ब्लिंकर दिखाएगा, क्रोजर दिखाएगा, कर्सर या पॉइंटर, मतलब पोजीशन कौन सा दिखाएगा? तो यहाँ पर जो इसमें पोजीशन दिखाता है जो ऑप्शन 2 में है, तो ये कर्सर होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बिंदु सी दिखाई दे रही होगी, तो हम ये कर्सर भी होता है, वो आपके ऊपर है, इसको आप कैसे बनाना चाहते हैं। एक तो ये कर्सर भी हो जाता है, या कुछ और बनाना हो तो वो भी हो जाता है इसका, तो ये कर्सर होता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय को डिस्क कहेंगे। ट्रांसफ़र टाइम, एक्सेस टाइम, मूवमेंट या डाटा इनपुट टाइम। तो सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय को, और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये ट्रांसफ़र टाइम होता है। उसके बाद है इनमें से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट, पॉइंटिंग या इनपुट डिवाइस। तो किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो ये होता है इनपुट डिवाइस। उसके बाद आ जाता है आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डाटा इनपुट, डाटा स्टोर, डाटा स्कैन, डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके, और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन 4 वाला रहेगा, तो डाटा व्यू या प्रिंट हम कर सकते हैं। उसके बाद है कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं? क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग नंबर एंटर करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रयोग डिलीट करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रयोग इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जाता। तो कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है। ये कैप्स लॉक जो है, आप इसे जैसे छोटी ABC जो होती है या बड़ी ABC, इसमें जो अक्षर है इनको आप बदल सकते हैं। उसके बाद है यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट व्यू उपयोगी होता है। डॉक्यूमेंट को कलर, सेव, डिलीट या प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। तो ये प्रिंट प्रीव्यू जो होता है, यह जैसे आप प्रिंट करते हैं तो साइड में जो एक इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट आपके बन के आ जाते हैं, साइड में प्रिंट का भी ऑप्शन होता है।
तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर जो आप प्रिंट करेंगे तो इसमें कौन कौन सा पेज आएगा, तो कैसा पेज आएगा, तो वो सारा जो है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में हो जाता है। और इसी कारण से जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है ये 4 वाला रहेगा। उसके बाद है कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में कौन डाल सकता है। तो कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर, प्लॉटर, माउस, स्कैनर या फिर प्रिंटर। तो कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर इनमें से कौन डाल सकता है, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आया है, तो ये स्कैनर होता है। उसके बाद है जब इस पर चार्ट रखा जाए तो यह काफ़ी बड़ा होता है और उस पर कोई डाटा नहीं होता है, तो इसे चार्ट शीट, प्राइमरी शीट, एक्सक्लूसिव शीट या फिर रेफरेंस शीट कहा जाता है। जब इस पर चार्ट रखा जाए तो यह काफ़ी बड़ा होगा और उस पर कोई डाटा नहीं होता है, तो उसको जो हम यहाँ पर चार्ट शीट कहेंगे, जो ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को ई सेलिंग एंड बाइंग कहते हैं, ई ट्रेडिंग, फाइनेंस या ई कॉमर्स कहते हैं। तो इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया, जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो इस प्रकार की जो ये वेबसाइट हैं जो आपको ऑनलाइन सामान उपलब्ध कराती हैं, तो इनको जो है हम ई कॉमर्स कंपनी कह देते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है। उसके बाद है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को आउटपुट, इनपुट या थ्रूपुट, रिपोर्ट, मतलब इनको क्या कहा जाता है। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन 2, अर्थात इसको हम इनपुट कहेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाएगा। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट कह देते हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या माइक्रोचिप। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड, और इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जिसके ऊपर सारे बटन लगे होते हैं, जो भी नंबर जो होते हैं, जो आप डायल वगैरह करते हैं, लिखते हैं, तो वे सारे मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं। उसके बाद है यह डायलॉग बॉक्स वर्कशीट सेलोक्यूस रेंज को स्पेसिफाई या मॉडिफाई करता है, जिसमें चार्ट बनाया जाने वाला डाटा होता है। चार्ट, लोकेशन, स्टाइल, ऑप्शन या फिर सोर्स डाटा। तो यह डायलॉग बॉक्स वर्कशीट सेलोक्यूस रेंज को स्पेसिफाई या मॉडिफाई करेगा, जिसमें चार्ट बनाया जाने वाला डाटा होगा, और इसको जो हम कहेंगे, जो ऑप्शन 4 में है, तो चार्ट सोर्स डाटा इसको कहा जाएगा। उसके बाद है यदि आप विंडो 98 को विंडो एक्सपी में बदल दें, तो आप वास्तव में अपस्टार्ट, अपडेट, अपग्रेड या पैच कर रहे हैं। तो जैसे विंडो 8 है उसको 10 में, 10 को 11 में, उसके बाद जब आगे विंडो आएगी तो इस प्रकार से, जैसे विंडो 98 है इसको एक्सपी में, तो जब हम इसमें बदलते हैं, जैसे विंडो यहाँ से इसको नहीं पता है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, विंडो 8 को जब हम विंडो 10 में बदलते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, और इसको कहते हैं अपग्रेड करना, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है। अपडेट ये होता है जैसे कोई भी आपकी फाइल है और उसी में कुछ बदलाव होना। नेक्स्ट है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतःपूर्ण है और रोम में रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतःपूर्ण है और रोम में भी रहता है। पैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो माना गया है यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में आया है, तो इसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो सेव कमांड का प्रयोग करें, ऐसा नहीं किया जा सकता, डुप्लीकेट कमांड का प्रयोग करें या डॉक्यूमेंट को कॉपी करें। तो मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो, और इसके लिए जो हमारा रहेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, डॉक्यूमेंट को कॉपी करें। तो सेव एज कमांड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है डैश कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है। फेचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर डिकोडिंग।
तो कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, तो यह है एग्जीक्यूटिव। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो के इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।